कि परसों यानी 17 तारीख को हिमाचल सरकार का बजट प्रस्तुत होना है और इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब एक दिन पहले इस बात को लेके विस्तृत चर्चा हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से और हमने कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई है और मुझे लगता है कि इन बातों को आपके माध्यम से हम सरकार के अधिकारियों के और कर्मचारियों के ध्यानात लाना चाहते हैं। यही बड़ा एक उद्देश्य हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कर्मचारियों का जिस तरह से एरियर, दो तरह के एरियर पेंडिंग है, एक डीए का एरियर है, एक पे कमीशन का एरियर है, वो काफ़ी बल्क में है। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास कर्मचारियों की लायबिलिटी है और इन लायबिलिटी को एक मुश्त देना सरकार के लिए भी आसान नहीं है। सरकार की वित्तीय व्यवस्था को भी हम समझ रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि बजट के प्रावधान के बगैर कर्मचारियों के किसी भी तरह के जो भुगतान है वो नहीं हो पाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं कि इस बजट में जो है एरियर और जो कर्मचारियों का डीए है, जो अभी सरकार, भारत सरकार ने 2% फिर बढ़ा दिया है, 11% पहले से पेंडिंग था हमारा, जो पीछे चल रहा है, 13% की जो डिफरेंस है उसका भुगतान भी हिमाचल सरकार को देर से देर करना है। तो बिना बजट में इसका प्रावधान किए बगैर इसका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं और ये मैंने बड़ा प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि देर सबेर हमें देना है, पूरे साल का खाका इस बजट में बनना है। तो इस बजट में प्रमुखता से कर्मचारियों के एरियर और डीए के भुगतान के लिए आप ज़रूर इस बजट में प्रावधान रखेंगे, हमारा ऐसा मानना है। और हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं कि परसों जो बजट आएगा उसमें कर्मचारियों की डीए और एरियर के भुगतान के लिए सरकार एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसको बजट में परसों उसको बताया जाएगा और हमें मालूम होगा कि किस तरह से सरकार जो है आगे कर्मचारियों के डीए को देने वाली है। तो हमने ये बात प्रमुखता से रखी। परसों मेरे साथ जो मुलाकात में एसएमसी टीचर्स के जो प्रधान हैं वो भी थे मेरे साथ और कुछ पदाधिकारी भी थे। हमने एक और बात माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में रखी, हमने लिखित रूप में भी उनको दिया कि जो एसएमसी टीचर्स हैं और कंप्यूटर टीचर्स हैं, बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर, हम इन दोनों वर्गों को नियमित कर इनके मानदेय को सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग माननीय मुख्यमंत्री से परसों कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात पे कहा कि हम जल्दी ही एसएमसी टीचर को एक परीक्षा के माध्यम से उनको हम नियमित कर रहे हैं। इस तरह का कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, उस पर सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। तो हमने ये भी मांग की है कि जब तक ये नियमित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पेपर होना है, बोर्ड को एक लंबी प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट का स्केल दिया जाए। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर टीचर्स हैं जिनको लगभग 20 साल शिक्षा विभाग में हो गए हैं, बहुत सी रिटायरमेंट भी होगी है बेचारों की, उनके लिए कोई पॉलिसी का प्रावधान इस बजट में हो, ऐसी भी हम कामना करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार से। इसके साथ साथ हमने मांग की है कि सभी विभागों में बहुत सारी, क्योंकि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जितने विभाग, बोर्ड, निगम हैं, बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पाई है। हमने ये मांग की है कि जो अलग अलग विभाग है, बोर्ड, निगम है, उनमें खाली पदों को भरा जाए और क्योंकि उनकी ज़रूरत है, इसलिए जितने जल्दी वो विभाग में पदों की पद सृजित करके उनको भरा जाएगा, उतनी उस विभाग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे उतना ज़्यादा सरकार को फायदा होगा, रिटर्न आएगा, रेवेन्यू उससे आएगा सरकार का। और पदोन्नतियां भी बहुत समय से नहीं हुई है विभागों में, आपको पता है। हमने ये भी मांग की है, समय समय पे भी हम माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार को, शिक्षा सचिव को और मुख्य सचिव को भी हम इस तरह के पत्र दे चुके हैं। वो चाहे हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ के उसके पैटर्न पे दे चुके हैं या फिर हिमाचल राष्ट्रीय अध्यापक संघ के प्लेटफॉर्म से दे चुके हैं कि जिसमें हमने अलग अलग विभागों, बोर्डों, निगमों की जो पदोन्नति प्रक्रिया रुकी है उसको हम उस प्रक्रिया को जिसको उसमें तेजी ला के उसको सभी वर्गों में, हर वर्ग की, हर वर्ग विभाग की पदोन्नतियाँ की जाए। और मैं अगर बात कहूँ तो हमारी शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो हज़ारों के हिसाब से जो है वो पदोन्नतियाँ होनी है, बहुत लंबे समय से नहीं हुए। और हमारे प्रधानाचार्य के लगभग 800 पद खाली चल रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है। और बहुत से हेडमास्टर और प्रिंसिपल हमारे ऐसे जो रिटायर हो चुके हैं बिना पदोन्नतियों से।
और अभी 2-4 दिन से हम लगातार इस काम में थे कि जो लगभग 2017 से 22 तक के जो हमारे 23 तक के प्रिंसिपल्स है वो एडॉक पे अभी उनकी रेगुलेशन नहीं हुई है। हालांकि उसमें डीपीसी हो गई है सरकार ने और कैबिनेट उसमें रिलैक्सेशन दे दी है। उसमें 2017 से 21 तक के लगभग 1300 जो प्रिंसिपल्स है उनका सारा प्रोसेस डीपीसी सारी हो चुकी है। उनका जो है एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, उस पर सिर्फ साइन होके वो लिस्ट जारी होनी थी रेगुलेशन की, वो जो 3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। अब क्यों रुकी है मुझे नहीं पता। हम वो भी मांग कर रहे हैं कि भाई वो जो रेगुलेशन है प्रिंसिपल्स की वो जल्दी हो और बाकी पदोन्नतियां हर विभाग की हर वर्ग की समयबद्ध तरीके से जो है उसको सरकार करे। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार पद खाली कर रही है, पदों को समाप्त कर रही है, हर विभाग में ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने उसमें एक सुजेशन दी है सरकार को कि उसको खाली करने से पहले, पदों को समाप्त करने से पहले ये जरूर देखा जाए कि पद खाली क्यों है, उसका कारण क्या था, उसकी उन पदों की उपयोगिता क्या है आने वाले समय में, उसको जांच परख करने के बाद ही सरकार जो है उन पदों को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर बोर्ड निगम में जो है एक संघर्ष चल रहा है, एक बड़ा भयंकर संघर्ष चल रहा है। उसमें अगर आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की या HRTC की या किसी और डिपार्टमेंट की या शिक्षा विभाग की, बहुत से पद खत्म हो रहे हैं या फिर पदों को भरा नहीं जा रहा है। पद सबसे ज्यादा अगर पदों की मार पड़ रही है, पोस्टें खत्म हो रही है तो शिक्षा विभाग में हो रही है। अब उसका कारण ये है कि बहुत से स्कूलों में साइंस लैबें बनी है, बड़ी बड़ी साइंस लैब बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब वहाँ पे साइंस लैब बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, वो साइंस स्ट्रीम शुरू ही नहीं हो पाई। वहाँ शुरू इसलिए नहीं हो पाई कि वहाँ पे फैकल्टी नहीं थी, या फैकल्टी 1 लेक्चर या 2 लेक्चर थे, 4 लेक्चर चाहिए होते हमारे को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का। अगर 4 में 2 आदमी थे, 2 नहीं थे, तो भी वहाँ बच्चे नहीं गए, या जो बच्चे थे वो शिफ्ट कर दिए पेरेंट्स ने, तो वहाँ पे पूरी फैकल्टी वो पूरा स्ट्रीम खाली हो गई। अब खाली होने के बाद सरकार बोलती है कि वहाँ बच्चे नहीं, इसलिए उसको बंद कर लो। तो मैं इसलिए उपयोगिता को और जांच करने की बात कह रहा हूँ, उसके कारण हो गए कि बच्चे वहाँ क्यों नहीं है, तो उसको जांच परखा जाए, एक बार वहाँ फैकल्टी दी जाए और उसमें एक डिस्टेंस को भी देखा जाए। अगर डिस्टेंस दूर है, फीडिंग एरिया, पद ऐसे कितने शिक्षा विभाग में समाप्त हुए इस वजह से कि जहाँ पर फैकल्टी पूरी नहीं थी और वो देखिए अल्टीमेटली हो गए। ऐसे बहुत से पद हो गए, पद तो समाप्त हमारे हजारों की संख्या में हो रहे हैं। लेक्चर्स की अभी जो है लगभग 700-800 पद जो है समाप्त हो रहे हैं, और TGT के भी 600 के आसपास पद हमारे समाप्त हो रहे हैं। तो इस तरह के पद तो बहुत सारे खत्म होने की कगार पे है, और रेशनलाइजेशन हो रही है, वो अच्छी ठीक है, उसमें हर विभाग में हो रही है, होनी भी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं कि अच्छी प्रक्रिया है। पर रेशनलाइजेशन होने से पहले कि उसमें स्ट्रेंथ को देखा जाए, और साथ ही साथ जब रेशनलाइजेशन हो रही है, जो व्यक्ति, जो कर्मचारी वहाँ से या शिक्षक वहाँ से उठ रहा है, उसको कहीं दूर दराज के क्षेत्र में भेजने से अच्छा कि उसका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। कम से कम उसे 3 या 5 ऑप्शन तो उसे ली जाए। हमने ये शिक्षा मंत्री से भी बात की है, मैंने इस बात को रखा है माननीय रोहित ठाकुर जी से कि भाई रेशनलाइजेशन आप करिए, अच्छी बात है, पर जो कर्मचारी हमारा शिक्षक उठ रहा है उससे एक ऑप्शन तो ले ले कि आपके पास कौन सा सुटेबल स्टेशन आपको पड़ता है। 3 या 5 स्टेशन से ले लो, 2 स्टेशन ले लो, उसमें से उसको ऐसा नहीं कि उसको आप अपनी बच्चे कहीं दूर दराज के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसको आप कर लें, उसमें महिलाएं ज्यादातर है, कईयों की फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, ये हमने बात प्रमुखता से रखी है। और एक बड़ा मुद्दा आपने कल भी देखा होगा, एक हरियाणा की सरकार का एक रिटायरमेंट को लेके बड़ा वायरल हुआ एक लेटर, और बाद में वो निकला कि वो फेक था वो लेटर की, और 58 से 60 साल कर दी गई है रिटायरमेंट की सभी कर्मचारियों की। और ऐसी हिमाचल के अंदर बड़े टाइम से ये प्रक्रिया चल रही है, और एक चर्चा चल रही है, चर्चा का दौर है कि 2 साल तक जो है कर्मचारियों को जो है 60 साल तक जो है वो सेवा करने का मौका मिलेगा। इसमें दोनों तरह के लोगों के विचार मेरे पास आ रहे हैं, चाहे जुडिशरी के एम्प्लॉइज है या चाहे किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को ये बात कही है, और ये बात हमारा स्टैंड भी है कर्मचारियों का, या तो इससे छेड़छाड़ सरकार ना करे, या एक परमानेंट जो नियम है हमारे RNP रूल्स है उसमें अमेंडमेंट करके सभी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से 60 साल कर दी जाए नियम के तहत, ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग अभी 2 साल वालों को 2 साल तक तो आपने छूट दे दी, वो 58 की जगह 60 होगा। उससे क्या होगा, प्रमोशन चैनल पीछे वालों के लिए बाधित हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले लोग क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रोजगार नहीं है तो उससे कटौती लग रही है रोजगार में, ठीक है, क्राइटेरिया तो रखा है, तो क्यों छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं? बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम संगठन बिल्कुल रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। हम तभी बात कह रहे हैं कि पोस्टें खत्म ना हो, पोस्टें खत्म करने से पहले उसकी उपयोगिता देखी जाए। मैंने सारी बातें आपको पहले कर दी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैंने ये बात की, या तो रिटायरमेंट एज से छेड़छाड़ ना हो, या फिर नियम बनाकर जो उसको परमानेंट 60 साल कर दिया जाए। टीचिंग में विशेषकर जैसे यूनिवर्सिटीज में 62 साल है रिटायरमेंट एज, डॉक्टर्स जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, उनकी 62 साल एज है,
तो अगर उसको एज बढ़ानी है तो एक नियम बना के आगे तक के लिए जो पीछे लोग रिटायर जब भी हो गए तो उनको एक पता हो कि मेरा 60 साल में रिटायर होना हो, उस साल से तैयार हो। अन्यथा ऐसा नहीं हो 2 साल के लिए आपने 1 साल के लिए रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड कर दिया या रीएम्प्लॉयमेंट दे दिया, बाकी फिर बंद कर दी। इसका विरोध हम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि या तो बढ़े या फिर वो 58 साल जैसे ही पूरे हो गए टीचर्स को, एम्प्लॉयज को उसको घर भेजा जाए, नए को मौका। क्योंकि इसमें प्रमोशन चैनल को बड़ा हिंड्रेंस हो रही है, लोगों के जो है प्रमोशनल एवेन्यू जो है वो खत्म हो जाते हैं, ये इसमें एक बड़ा है। एक और मुद्दा हमारा चल रहा है शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का, वो बड़े चर्चा का आज बड़ी हॉट इशू है वो भी। हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं, हमने पहले भी सरकार को कहा है और बड़े लंबे समय से हमारी मांग थी कि सरकारी तंत्र को बचाना है, अगर सरकारी स्कूलों को बचाना है तो निदेशालय का और स्कूलों का पुनर्गठन होना आवश्यक है। एक छत के नीचे एक स्ट्रीम के अंदर जब बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी इनरोलमेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगी और एक अकाउंटेबिलिटी हमारी उसमें फिक्स होगी और शायद उससे हमारी जो सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट वो बढ़ेगी। लेकिन इस सरकार में आगे सरकार बढ़ना चाहती है तो बढ़े, इसको ऐसी एक मतलब बड़े चर्चा का इशू बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। और इसमें ये जरूर है, हमने पहले भी कहा कि जो स्टेक होल्डर है उनसे जरूर सरकार चर्चा करे, उनके साथ बैठक कर लेनी चाहिए, बैठक करने में कोई गुरेज नहीं है। और हमारा स्टैंड इसमें एक बड़ा क्लियर है कि निदेशक जो है वो शिक्षाविद हो, वो ज़्यादा बच्चों की उसको समझ सकता है, ये मुद्दा था। और एक बात हम जो बजट से में सभी कर्मचारी चाह रहे हैं, जो अपेक्षित है वो है 4-9-14 का टाइम स्केल। कर्मचारियों में जूनियर और सीनियर का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। पहले 4-9-14 का टाइम स्केल था, वो बंद कर दिया गया। कुछ लोग 4-9-14 तीनों बेनिफिट ले गए, कईयों को जो है एक ही बेनिफिट मिला, कईयों को एक भी नहीं मिला, अब आगे बंद कर दिया गया। उससे पे एनोमली बहुत ज्यादा आ गई, जूनियर आगे चला गया, सीनियर पीछे रहेगा पे में। एक ही तरह के कर्मचारी को बात करे, इसको ठीक करने का तरीका आज भी यही है कि आपको 4-9-14 का टाइम स्केल जो शुरू से पहले 8-16-24 भर्ती होता था, फिर सरकार ने धूमल सरकार ने 4-9-14 की एक ऑप्शन लाई थी, तो सभी कर्मचारी 98% कर्मचारियों ने 4-9-14 ऑप्ट किया था। तो आज हम मांग कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर जो परसों माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे उसमें कर्मचारियों को 4-9-14 को बहाल करने के लिए बहुत एक अहम ये पहलू है और एक बहुत बड़ा तोहफा भी होगा कर्मचारियों के लिए, इसको भी बजट में रखेंगे, ये भी हमने मांग की है। तो ऐसे कुछ मुद्दों को लेके हम जो है मुख्यमंत्री से मिले थे और हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसमें भी हम देते रहते हैं। आज ये बैठक इसलिए प्रेस वार्ता इम्पोर्टेंट थी कि हम आप सबके माध्यम से इस बात को सरकार तक प्रमुखता से रखना चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो भी रिजेंटमेंट है उसको सरकार एड्रेस करे, उसको सुने, क्योंकि टेबल टॉक करने से सबके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हर कर्मचारी के, हर विभाग की कुछ ना कुछ समस्या है। और अंत में मैं एक जरूर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, मैंने परसों की बात बड़ी स्पष्ट कही कि बिजली विभाग के कर्मचारी बहुत नाराज चल रहे हैं, आपको एक बैठक करनी चाहिए। उन्होंने इस बात को माना कि मैं जल्दी बैठक करूंगा। मैंने कहा आपकी अध्यक्षता में बैठक हो, जो भी विभाग है जहाँ भी नाराजगी है वो कुछ ना कुछ आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह की एक सरकार को आने से पहले या जब इलेक्शन के समय या सरकार बनी थी, कर्मचारियों में जो एक्साइटमेंट थी, उम्मीद थी, तो उस उम्मीद पे सरकार खरा उतरे। तो मैंने स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि आपको एक बैठक लेनी चाहिए, मैं भी उस बैठक में आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप बैठक करें, उनकी जो कुछ जायज मांगे उसको सुने। कुछ मांगे हो भी सकती है जो उसमें सहमति बने, कुछ में नहीं भी हो सकती है, पर कम से कम डायलॉग का रास्ता खत्म ना हो, क्योंकि नहीं तो गतिरोध बढ़ता जाएगा। आज एजुकेशन एक विभाग करेगा, दूसरा करेगा, वो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। चौहान साहब, ये बातें बजट से पहले होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बैठक नहीं की कर्मचारियों के साथ, ये था तो कल तो बजट है परसों, देखिए ये बातें होंगी। और चौहान साहब, इसके साथ आपने मांगे तो रख दी, सरकार की जो वर्तमान स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। क्या लगता है कि इस स्थिति में आपकी मांगे ये यहाँ पर पूरी हो सकेंगी? देखिए, वित्तीय स्थिति और सरकार की स्थितियां पहले से ऐसी रहती है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि स्थिति अब पैदा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का दौर था तो भी स्थितियां ऐसी थी, सरकारी ऑपोजिशन की होती थी। या देखिए, मैं और बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे, जो भी सरकारें रही, स्थितियां तो शायद ऐसी थी, जो हमारे इनकम जनरेशन के सोर्सेज थे वो पहले कम थे, अब शायद ज्यादा बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाओं में कटौती हुई है, ये बात भी सही है, लेकिन उसका खामियाजा कर्मचारियों को मिले, उसका खामियाजा आम वर्ग को मिले, ये बात गलत है। सरकार को रोजगार के या इनकम जनरेशन के एवेन्यू को ढूंढना है, यही सरकार का काम होता है। और कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं, आपको मैं बताऊं कि 2026 में फिर पे कमीशन रिवाइज हो जाएगा,
फिर उसकी उस टाइम पे इतनी लाइबिलिटी हो जाएगी कि फिर तो सरकार पता नहीं क्या करेगी। अगर नहीं होती है मांगे पूरी और कर्मचारियों पर यहाँ पर फोकस नहीं रहता है सोमवार को, क्योंकि आप ही फिर के क्या? कर्मचारी अभी हड़ताल पे हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिजली बोर्ड में आप चाहे देख रहे हैं कि पेंशनर यहाँ हैं, पर चाहे एचआरटीसी वालों की अभी हड़ताल खत्म हुई है, सारा वर्ग अब पहली कुछ हड़ताल। डेथ्स भी यहाँ पर हुई थी अभी। ओटीएस से ही खुश तो नहीं, संतुष्ट तो नहीं आप लोग? नहीं, क्योंकि देखिए, एरियर का मसला बड़ा लंबा है, 2 देखिए, साल से शांत है आप लोग भी। देखिए अभी एचआरटीसी की आपने बात की, एचआरटीसी की भी कोई मांग पूरी नहीं हुई है, मैं आपको स्पष्ट कह दूँ। उनको जो भी आश्वासन मिले थे, 100 करोड़ का आश्वासन मिला कि 100 करोड़ आपको मिल जाएंगे, वो नहीं मिला, जनवरी मिला था, फिर 50 करोड़ का हुआ, फिर अब 5 करोड़ पे आ गया पीछे करके, अब 5 करोड़ भी अभी तक नहीं मिला उनको। ये सारे आश्वासन ही आश्वासन है। अभी रिजाइनमेंट है कर्मचारियों की, वो चाहे बिजली विभाग है या फिर एचआरटीसी है या फिर रेवेन्यू है, रेवेन्यू वालों की मांगे भी पूरी नहीं हुई है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि सारी मांगे पूरी भी नहीं होती है, पर लेकिन एक डायलॉग बड़ा जिसको कहते हैं एक अच्छे माहौल में, एक स्वादपूर्ण माहौल में डायलॉग सरकार आपके लिए आश्वासन मिला आपको कि मुख्यमंत्री कब डायलॉग करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी मैं जरूर बात करूंगा, बिल्कुल आपको बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा साथ में। मैंने कहा कि मैं भी आऊंगा सर उस बैठक में, आप बात तो करें। और उनकी कुछ बातें बहुत जायज है, उनको पेंशन नहीं मिली है बिजली बोर्ड विभाग के कर्मचारियों को, बाकियों को मिली तो उनको क्यों नहीं मिलेगी, उसमें कुछ बातें हो सकती है उनकी जायज नहीं हो, तो वो बैठ के ही सब डायलॉग होगा, तभी बात होगी। तो ये बात सही है कि डायलॉग होनी चाहिए थी और पहले होना चाहिए था, ये बात भी आपका प्रश्न सही है, ये डायलॉग शुरू में हो जाते ज्यादा अच्छे थे। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर उनसे परसों चर्चा की है। अब इसके क्या रिजल्ट आते हैं, किस तरह से बजट परसों प्रस्तुत होता है, उसके बाद अगली रणनीति बनेगी कर्मचारियों की। उसके बाद हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक भी करेंगे, क्योंकि हमने एक ऐलान किया था कि हम जिलावार जो है एक सम्मेलन करेंगे, बैठ के करेंगे। वो भी हमारा शिमला से शुरू करना था, उसको भी हम नहीं कर पाए बीच में, क्योंकि एक अलग अलग संघर्ष भी शुरू हो गए बीच में। एचआरटीसी अलग संघर्ष करने लग गई अपने एग्जिस्टेंस के लिए, बिजली बोर्ड अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष में बिजी हो गया। तो हम इसकी अगली रणनीति क्या बनेगी वो बजट के बाद या विधानसभा के बाद तय करेंगे। पर लेकिन हमें फिलहाल उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है कर्मचारियों की बातों को सुनेंगे, जैसा उन्होंने मेरे को परसों आश्वासन भी दिया है। तो यही मुझे कहना था। कोई आपके और प्रश्न है इसको लेके? कर्मचारी इकट्ठे क्यों नहीं होते? अपनी इकट्ठे होकर अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं सरकार की? असम जी, अगर कर्मचारी जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन सारी बातें हो जाएगी। यही एक विडंबना है हमारी कर्मचारियों की। या हमारे शिक्षा विभाग में या सीधार कर्मचारी है तो दुनिया भर के संगठन है, हर विभाग में कर्मचारियों के अनगिनत संगठन है। मैं ये कहूँ, ये बड़ी विडंबना है। जिस दिन कर्मचारी एक मंच के नीचे आएगा उस दिन जो पैसों की दिक्कतें जो आप कर रहे हैं वो दिक्कतें शायद फिर खत्म हो जाएगी। उस दिन 4/9/14 भी मिलेगा, उस दिन कर्मचारियों को उनके एरियर भी मिलेंगे और लाभ भी मिलेंगे। लेकिन एक इस तरह का माहौल तैयार करने की जरूरत है, शायद कर्मचारी को बात समझ आ जानी चाहिए। सरकार से कहते हैं कि हमें जो है कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा जो है लोन पे लेना पड़ रहा है और उसी की वजह से सारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। देखिए, लोन आज से नहीं ले रही है सरकार, सेंट्रल सरकार भी लोन पे ही चल रही है। मैं आपको बताऊं, कोई भी सरकार है वो लोन के बगैर नहीं चलती है, वो चाहे भारत की सरकार है, वो चाहे किसी स्टेट की सरकार है। लोनिंग की प्रक्रिया है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष है, उसका घर भी लोन से चलता है। मैं आपको बता दूं, हम सबके घर भी लोन से चलते हैं। तो ये लोन लेना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, एक प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। अगर लोन लेना पड़ेगा, उसमें अच्छे काम के लिए लोन लेना हो तो ले लेना चाहिए, उससे कर्मचारियों को या सरकार को कोई नुकसान नहीं है। पर हाँ, जो कर्मचारियों की जवाबदेही बनती है वो उसमें सरकार सख्ती करे। उसमें हम भी बोलते हैं सरकार आउटपुट ले, सरकार काम ले और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नेचुरली आपको जो है रेवेन्यू आपके बढ़ेंगे, आपकी जो इनकम बढ़ेगी स्टेट की। थैंक यू।